हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राम सर। मैं आज आपको चेंज इनटू इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक रूल मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊँगा। बहुत आसान ट्रिक है, आपको ये ध्यान रखोगे। जितनी अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंस होते हैं सबका आप इंट्रोगेटिव बनाना सीख जाओगे। अब ये ट्रिक आपकी कैसे काम करेगी, देखो वर्ब की कितनी फॉर्में होती है, 5 फॉर्म होती है। तो सबसे पहले आपके सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेंटेंस में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पूरे सेंटेंस के पहले आपको डू लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो जहाँ पर, ये नियम अप्लाई करेगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तब, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी तब। और अगर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल, उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए अलग नियम होता है। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, वाक्य के पहले डू लगा देना है और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देना, और कोई चेंजेस नहीं करना है। ये आपका हो गया पहला नियम। बहुत आसान नियम है। मतलब आपने देखा कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस के पहले आपको डू लिख देना है, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देना है। आप पूरे उसके इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो वाक्य में, कौन सी फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जिसमें वर्ब में एस या ईएस या आईएस जिसमें वर्ब में लगा रहता है। तो आपको जिस वर्ब में एस लगा है या ईएस लगा है, आईएस लगा है, उसको आपको हटाना है और उसको हटा के क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना है। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको वाक्य के सेंटेंस के पहले क्या लगाना है, डज लगाना है। और फिफ्थ फॉर्म को क्या करना है, एस ईएस आईएस जो लगा रहेगा उसको हटाना है। हटाओगे तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। और वाक्य में आपको क्या करना है, लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगाना है ना। तीसरा आपका नियम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, अधिकतर मतलब डी लगा रहता है उसमें, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब आपको वर्ब की फॉर्म मालूम होना चाहिए तो आपको वाक्य के पहले क्या लगाओगे, डिड, और वही वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाओगे और इंट्रोगेटिव निशान लगाओगे। कहने का मतलब, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो इनको सबको क्या करना है, इनको हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करना है और इनकी जगह वाक्य के पहले डू, डज और डिड लगाना है। एक वाक्य में जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड भी एक तरह से सेकंड फॉर्म का होता है रूप, तो अपने को यहाँ वर्ब की दो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब इंट्रोगेटिव बनाओगे। कौन कौन सी में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म। आपको डू, डज और डिड लगाना है। अब आपका चौथा नियम, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले लिख देना। इसको उठा के वाक्य के पहले कर देंगे और पूरा वाक्य वैसे का वैसा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 5वां, अगर आपके सेंटेंस में मॉडल लिखी हुई है, मॉडल लिखी है तो मॉडल को वाक्य के पहले कर देंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। बाकी सारे इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस होते हैं सबका आप इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए। कहने का मतलब, सेंटेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी तो आपको किसका यूज़ करना है, डू का। अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी तो आपको किसका यूज़ करना है, सेंटेंस में डिड का। और अगर आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म देखी तो आपको यूज़ करना है डज का। इनको वाक्य के पहले लगाएंगे और इन तीनों फॉर्मों को चेंज करके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव निशान। इसके अलावा सब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या आपकी मॉडल आएगी, तो इसको उठा के वाक्य के पहले कर देंगे, इनको उठा के आगे कर देंगे वाक्य के पहले और इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे, तो आप सारे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए। अब मैं देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। देखो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। हमेशा कोई सी भी फॉर्म आ जाए, आप जितनी फॉर्म होती है अंग्रेजी की वो। फोर्थ फॉर्म का मतलब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या लगा रहता है, आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में एस, ईएस, आईएस, इससे भी पहचान सकते हो। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू की फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और डूइंग, और डज। तो जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना, वर्ब में कोई से भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आपको क्या लगाना है, सेंटेंस में डू लगाना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो डिड लगाना है, और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आ गई तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है
इसको पहले लगाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले मॉडल है तो मॉडल को पहले लगा देना। इसी प्रकार वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो आपको क्या करना है, वाक्य के पहले डज लगाएंगे, लेकिन ये फिफ्थ फॉर्म और सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब मिलके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे गोए ने जाना होता है, वेंट ने गया, गो, वेंट, गोन, ऐसी वर्ब की पांचों फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, गोइंग और ये गोज़। अब मैं आपको इसी का सेंटेंस बनाता हूँ। देखो सेंटेंस में क्या होता है, आई गो, सारे इस छोटा सेंटेंस हो या यहाँ तक मैं सेंटेंस लिख दूंगा, सब में यही नियम अप्लाई होता है, चाहे आप कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, यही नियम। आई गो, ये सेकंड आई वेंट, पूरे टेंस में आपके लिख के बता रहा हूँ, है ना। आई सेल गो, आई एम गोइंग। इंग्लिश के कोई से भी सेंटेंस बनाने ना, सब पे ये ट्रिक आपकी काम करेगी। आई वाज गोइंग, ना कुछ याद रखना है ना कुछ करना है, बस जरा सा दिमाग लगाना है। आई सेल बी गोइंग, आई सेल बी गोइंग टू अमेरिका, है ना। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, कितना ही बड़ा हो। सातवां, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन। नवा, आई हैव बीन गोइंग। और 10वां चलो यहाँ लिख देते हैं, आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 2000। कैसे भी बना सकते हो आप। 11, आई सेल हैव बीन गोइंग। देखो मैंने आपको सेंटेंस लिखा, आई गो, आई वेंट, आई सेल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई सेल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई, है ना। अब आपका इस प्रकार के सेंटेंस हो गए, मॉडल वाला भी हो गया। आई कैन गो। एक और आपको 13 सेंटेंस लिख देता हूँ, ही गोज़, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज़ हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने देखा सब्जेक्ट के बाद में केवल एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैंने नियम बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में वाक्य के पहले डू लगा दो, डू आई गो, और इंट्रोगेटिव निशान। लो कितना आसान है। आपने देखा ये सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म होती तो वाक्य के पहले अपने को क्या लगाना है, डिड आई, और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना देना, ये बन गया। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई या मॉडल आ गई, तो आई सेल गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपका सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती तो आपको डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आ जाए, तो वो वाला नियम अप्लाई करेंगे। अब मॉडल आ गई तो आई सेल, इसको सेल को पहले लगा दो वाक्य में, सेल आई गो, और इंट्रोगेटिव निशान। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेड आ गया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, ये थर्ड फॉर्म आ गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फोर्थ फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। तो लास्ट में देखा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखा है, देखो आप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी छोड़ गए, तो नियम कौन से अप्लाई होगा, फोर्थ वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में लिखी रहती है। हेड, हेड को वाक्य के पहले लगा दो, हेड आई बीन, बाकी वैसे का वैसा, गोइंग टू टेम्पल, सेम टू सेम आप लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें क्या करना है, ये सेल लिखा है तो सेल को उठा के वाक्य के पहले कर देना है। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, ये सेल है, अपन ने क्या करा, सेल को वाक्य के पहले कर दिया। देखो मैंने सेल को वाक्य के पहले कर दिया, तो लो आपका इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। अब देखो ये कैन लिखा है तो कैन को वाक्य के पहले कर दो, ये कैन मॉडल लिखी तो वाक्य में ये हो गया। इसी प्रकार देखो आई एम गोइंग, अब आई एम गोइंग लिखा है, इंट्रोगेटिव बनाना तो आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो आप क्या करो, एम को वाक्य के पहले कर दो, बाकी सेम टू सेम। यहाँ वाज लिखा है, देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो लगा रहता है, तो यहाँ वाज पहले लगा देंगे, वाज आई गोइंग, लो इंट्रोगेटिव हो गया। देखो इसमें सेल लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको वाक्य के पहले कर दो, तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सेल आई बी गोइंग। यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म और
फोर्थ फॉर्म रहती तो हेल्पिंग वर्ब रहती, तो हेल्पिंग वर्ब को मार्क के पहले कर दो, ये आपको हैव आई गॉन हो गया। अब देखो यहाँ पर जब एक और दो वर्ब दी है तो आप लास्ट वाली वर्ब देखोगे, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो ये भी सेकंड फॉर्म होती है, ये भी सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब आप थर्ड जगह पहुँच गए तो कौन सी इसका नियम अप्लाई होगा। मैंने आपसे बोला सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए और कोई सी वर्ब नहीं आए तो ये वाली ट्रिक काम करेगी। अब आपने देखा सब्जेक्ट के बाद में दो वर्ब आ गई तो आप थर्ड वाली का नियम अप्लाई करेंगे, तो थर्ड वाली के पहले जो हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है उसको मार्क के पहले कर देंगे। यहाँ पर हेड कर देंगे, हेड आई गॉन। इसी प्रकार यहाँ पर हैव लिखा है ना, तो हैव को अपन पहले कर देंगे, हैव आई बीन गोइंग। अब देखो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई सब्जेक्ट के बाद में और कोई सी वर्ब नहीं दी है, तो अपन क्या करेंगे, इसके आगे डज लगा देंगे, डज ही गो। बहुत आसान ट्रिक से ये काम करते हैं। आप पूरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसके थ्रू बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपके सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको सेंटेंस के आगे डू लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखे देंगे। और अगर आपकी सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको मार्क के पहले डज लगाना है, मतलब एस वाली आ गई तो एस वाली लगाना है, डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म करके लिखेंगे। और अगर आपकी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो डिड लगाना है और सेकंड को फर्स्ट बनाना है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म आ जाए, बस आपको ये ध्यान रखना अगर एक वाक्य में दो तीन फॉर्म आ गई, जैसे दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, तो तीसरी और चौथी के पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको इसको समझने के लिए एक और नियम बताता हूँ कि जैसे अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो आपको एक चीज़ छोटी सी याद रखना है। एक सेंटेंस में बहुत सारी फॉर्में हो सकती है। कितनी फॉर्म होती है, बहुत सारी फॉर्म होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक सेंटेंस जैसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहले एक अगर उसमें सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब लिखी है, मान लो सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब हो जाती है। तो मेन वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में, तो वो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। इसके अलावा एक ही फॉर्म आती तो वो नहीं होती। अगर वाक्य में दो वर्ब की फॉर्म आ गई तो पहली हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हो जाएगी मेन वर्ब। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इसी प्रकार अगर आपके सेंटेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब आ गई तो लास्ट वाली आपकी मेन वर्ब होगी, इससे पहले वाली ये होगी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी सपोर्टिंग वर्ब। तो आपको क्या करना है, ये पहली वर्ब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ होगी। इसी प्रकार अगर चार वर्ब आ जाए, 1 2 3 4, तो पहली वाली हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो जाएगी सपोर्टिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो लास्ट वाली मेन वर्ब होती है जिसकी फॉर्म होती है। ये सपोर्टिंग वर्ब से कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके बाद नॉट लगा देते तो नेगेटिव बन जाता है, इसी को वाक्य के पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इस प्रकार से आप पूरे इंग्लिश के सेंटेंस को यूज़ करके बना सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखो सब्जेक्ट के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड आएगी या आपकी फिफ्थ वाली फॉर्म आएगी, ये पांचों आती है सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में कभी भी आपकी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद में ये वाली फॉर्म कभी भी नहीं आती है। और ये ध्यान रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। और जहाँ मॉडल आ जाए, मॉडल कौन सा होता है, कैन, कुड, वुड, है ना, मस्ट, मे, माइट, ये आपकी मॉडल होती है, शुड, ठीक है। इस प्रकार की मॉडल होती है, आपको 12-13 मॉडल होती है, वो ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर, अलग ही समझ में आता है, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आ जाए तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, हैज़ और हैव, है ना, या हेड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। थैंक यू वेरी मच। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पहले आप इतने पे करो और आगे आपको और प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।